नमस्कार बिहार एंड हेलो माय फ्रेंड्स। इसके पहले के सेशन में मैंने आप सबों को ऑप्शनल चूज करने के संबंध में बताया था और मैंने आप सबों को यह सलाह दी थी कि आप सभी पाली भाषा एवं साहित्य, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर को ले। यह मेरा मात्र सलाह नहीं था, मैं आपके साथ भी हूँ। सलाह नहीं, साथ भी चाहिए और मैं आपके साथ हूँ पाली भाषा के लिए। चलिए आज जो हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसकी संभावना है कि हम सभी उस वैसे प्रश्नों को पाएंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी की तैयारी के क्रम में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तैयारी के क्रम में लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं विभिन्न मैगजीन से, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। विषय वस्तु को थोड़ा बहुत जानना चाहिए और उस विषय वस्तु से ही प्रश्न निकलते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स में, जो आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊंगा पढ़ाने के क्रम में ही, लेक्चर के क्रम में ही क्वेश्चन क्या आ सकता है। सो प्लीज गिव योर अटेंशन टू माय लेक्चर। करंट अफेयर्स आज हम पढ़ाएंगे 3 टॉपिक। फर्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, second is classical languages, and third is obviously census. Very important topic for this year. But ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज, वैसी भाषा जो कि ऑफिसेज में सरकारी काम काज की भाषा हो। इसके संबंध में हमें 2-3 मुख्य बातों को याद रखना है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में यह डिस्कस किया गया है। और किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? आर्टिकल 343 टू 3451। यही याद रखनी जैन में। अब ये आर्टिकल से में ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में कहा गया है, 2 बातें याद रखनी है हमें कि कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत का। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत? हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया हिंदी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जब हम इसे नंबर के रूप में कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये हुआ देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लोग लिखे हिंदी। ठीक है, न्यूमरल्स। दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट, न्यूमरल्स। लेकिन क्या कहता है? इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स जो होना चाहिए, जो डिजिट होना चाहिए, दैट शुड बी इन इंटरनेशनल फॉर्म। व्हाट इज दैट? दिस 1 will become like this, 2 is like 2, 3 is like, and 4 5 like this. So Hindi in Devanagari script, but numeral must be in international form. This is the official language of the Bharat. इसकी विशिष्टता यही है। सेंसस 2011 का सेंसस हुआ था, उसमें पूरे भारत में गणना की गई थी कि कितनी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। तो भाषाओं को बोलने में जो काउंट किया गया 2011 के सेंसस के अनुसार, पूरे 122 लैंग्वेज संपूर्ण भारत में बोले जाते थे, और वह मोर देन 10,000 पीपुल। कोई भी भाषा जो 10,000 से ऊपर व्यक्तियों के द्वारा बोला जाता है, उसे एक भाषा के रूप में काउंट किया गया सेंसस 2011 में। ये पैरामीटर है। और उसके अतिरिक्त जो लेस 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोला गया, वो भी काफ़ी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन उसको लैंग्वेज की श्रेणी में उन्होंने गिना नहीं। ठीक है, तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011 there are 122 languages spoken all over India. That is, and what is the parameter?
10,000, मोर देन 10,000। इसलिए प्रश्न यह आ सकता है कि भारत में 10,000 से ज़्यादा कितने संख्या से ज़्यादा लोगों को बोले जाने वाली 122 भाषाएं हैं? मोर देन 10,000, लेस देन 10,000, लेस देन 5,000, मोर देन 20,000। इसलिए क्वेश्चन का प्रारूप यह हो सकता है, वह सिंपल नहीं पूछेगा कि सेंसस में 2011 के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं चिन्हित की गई, तो भारत में 122 भाषाएं चिन्हित की गई। अब आइए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल, 8वें शेड्यूल में इसका वर्णन पाया गया है। किसका वर्णन पाया गया है? 22 रिकॉग्नाइज्ड। ये कैसे किया गया? आउट ऑफ दिस 122, इस 122 से, उसमें से 22 लैंग्वेज को चुना गया जो कि भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में मेंशन है। एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज हम समझ गए हैं क्या है। प्रश्न यह आ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में वर्णित है? 5th, 6th, 7th, 8th ऐसे। तो हम लोग ऑब्वियसली किस पर मारेंगे? 8th पर। अब आइए, भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज के साथ साथ एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेज का भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस समझ गए, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो उन्हीं 8th शेड्यूल वो हो गया हर एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ये है कि उसके अतिरिक्त भी एडिशनल लैंग्वेजेज हैं। तो भारत सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया था शुरू में कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विथ इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग इन द ऑफिस, ये किया गया था। और एडिशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश रखा गया था। उसी प्रकार कतिपय स्टेट्स के द्वारा जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस था उसके अतिरिक्त भी उन लोगों ने एडिशनल लैंग्वेज रखा था। मेरे इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे। देखिए, बिहार का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी। लेकिन एडिशनल लैंग्वेज कौन सा है? उर्दू। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम्स का भी है ज़्यादा और हिंदी भाषा भाषी का है। तो एडिशनल लैंग्वेज रखने का मतलब यह है उस प्रदेश का, जिस स्टेट में एडिशनल लैंग्वेजेस रखे गए हैं उस प्रदेश में किस बोलचाल के लोग रहते हैं, उसकी कितनी संख्या। अब देखिए, राजस्थान में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। सिक्किम में इंग्लिश ही है, सिक्किम नो ऑफ एडिशनल लैंग्वेज सिक्किम। त्रिपुरा में बंगाली है और यहाँ 2 है ऑफिशियल है, एक कोक बोरोक और इंग्लिश। त्रिपुरा, ये याद रखिएगा। कोक बोरोक कहाँ की भाषा है, किस स्टेट में यह बोला जाता है? कोक बोरोक। उत्तर प्रदेश अपना पड़ोसी राज्य, हिंदी और उर्दू जो हमारे बिहार में भी है। वेस्ट बंगाल को याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में क्या है? बंगाली डोमिनेशन के कारण, बंगाली पीपल के कारण बंगाली इज द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन वहाँ की जनसंख्या के कारण हिंदी भी रखा गया, उर्दू भी रखा गया, संथाली भी रखा गया, उड़िया भी है। उड़िया नाउ दिस, ऐसे उड़िया नहीं लिखना चाहिए। अब ये हो गया है, एक्चुअल भाषा ये हो गई है। अमेंडमेंट किया गया था इसके 26th या 27th अमेंडमेंट, उसके द्वारा उड़िया लैंग्वेज लिखा गया। स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं। पंजाबी, पंजाब के लोग भी वहाँ रहते हैं। नेपाली, नेपाल से सटा हुआ है दार्जिलिंग, नेपाल का पार्ट है वेस्ट बंगाल का। उससे सटे रहने के कारण वहाँ सीमावर्ती लोग सब जो हैं, वहाँ के लोगों की संख्या भी नेपाली लोगों की भी संख्या है। सो वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट which is having the maximum number of additional official languages. How many languages are there? Complete 6 languages.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 additional languages are there. And Nepali, this is the only state which has additional Nepali as a official languages. No state has. Now, Delhi is obviously Hindi, Punjabi and Urdu. And Puducherry, Tamil, English and Telugu. इतने भाषा ये याद रखिए. ये पुडुचेरी का मेन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल भी है, इंग्लिश भी है, तेलुगु भी है. अब आइए कुछ अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश, बिहार का हिंदी, गोवा का कौन सा लैंग्वेज है? कोंकणी है, याद रखिए. ये और मराठी एडिशनल लैंग्वेज है. आप लोग क्वेश्चन में आएगा भी एडिशनल लैंग्वेज, तो मराठी कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गोवा के नज़दीक है नहीं महाराष्ट्र. इसलिए लोग कंफ्यूजन में मराठी कभी नहीं मारेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा. जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली उर्दू, झारखंड हिंदी एंड उर्दू, मेघालय इज इंग्लिश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, याद रखेंगे. एंड नागालैंड इज ऑल्सो इंग्लिश. सो दिस इज, तो ये याद रखेंगे आप लोग. अब आते हैं नेशनल लैंग्वेज. देयर इज ए पॉपुलर मिसकंसेप्शन अमंग ऑल इंडियंस, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो वैसे व्यक्ति जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से जिसका वास्ता ना रहा, भारतीय संविधान को जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो सभी नेशनल लैंग्वेज पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ योर कंट्री, सभी तुरंत बोलेंगे हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज. बट माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नो कंसेप्ट. हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज. क्यों? नेशनल लैंग्वेज का राष्ट्रीय भाषा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, नेशनल फ्लावर हो सकता है, नेशनल में बर्ड हो सकता है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकता है. इसका कहीं प्रावधान नहीं है. और ना कोई, आपको जानकारी मैं दे देता हूँ, गुजरात हाईकोर्ट ने एक PIL फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट वर्डिक्ट दिया कि हिंदी इस कहीं भी हिंदी के संबंध में भारतीय संविधान में ना तो चर्चा है कि इसे नेशनल लैंग्वेज की श्रेणी में रखें, और ना तो नेशनल लैंग्वेज शब्द ही का उच्चार हिंदी में कहीं आया है, और ना कोई ऑर्डर भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में आज तक निर्गत किया गया है. तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं है. इसलिए अगर आप सबों को क्वेश्चन आवे, क्योंकि टिक मारना है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हिंदी फर्स्ट, सेकंड इंग्लिश, थर्ड उर्दू एंड फोर्थ नन, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा नन, या फिर कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं. इसलिए नेशनल लैंग्वेज इज ए मिसकंसेप्शन एमंग अस, एमंग वी पीपुल, दैट हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज. नेशनल लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है अपनी यहाँ. क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन, हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है नेशनल लैंग्वेज का. नेक्स्ट, अब हम लोग दो भाषा के संबंध में जानकारी अवश्य ले लें, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज. फ्रेंच से क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आप इतिहास के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पता होगा फ्रेंच सेटलमेंट इंडिया में कहाँ आया, फ्रेंच लोग सबसे पहले इंडिया में कहाँ घुसे, पोर्टुगीज कहाँ आए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. इस टॉपिक के अंतर्गत आप सभी रूबरू होंगे फ्रेंच,
पोर्टुगीज, डच कहाँ आए और कहाँ उन्होंने पहला अपना कॉलोनी बनाया, कहाँ वो रहने लगे। आपको जानकर खुशी होगी कि फ्रेंच जो था सबसे पहले आज का पुडुचेरी में आया, पुडुचेरी में आया। आज के डेट में पुडुचेरी में, यद्यपि ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वाई पुडुचेरी, पुडुचेरी वाज ए फॉर्मरली ए फ्रेंच कॉलोनी। यह पुडुचेरी, पांडिचेरी पहले नाम था इसका, अब पुडुचेरी हो गया। फ्रांस वहाँ, फ्रेंच पीपल सब वहाँ आए, इसको कॉलोनी के रूप में बनाए और ये एक फ्रेंच कॉलोनी के रूप में डेवलप किया। परंतु भारत सरकार के द्वारा भारतीय रिपब्लिक में, इंडियन रिपब्लिक में इसका, यह भी हमारे पार्ट में, इंडिया का पार्ट हो गया ट्रीटी ऑफ सेसेशन इन 1956। ट्रीटी ऑफ सेसेशन आप लोग याद रखेंगे, 1956 का एक ट्रीटी हुई फ्रांसीसियों के साथ भारत सरकार का, जिसमें उन लोगों ने एक स्पष्ट रूप से एक प्रावधान उसमें जोड़ दिया कि जब तक ये पुडुचेरी नाम का कोई यूटी रहे या पांडिचेरी का, उसका एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करेगा फ्रेंच के रूप में, जिसके कारण आज भी फ्रेंच वहाँ पुडुचेरी में बोला जाता है, लिखा जाता है। अब आए पोर्टुगीज। पोर्टुगीज सबसे पहले कहाँ आए? पुर्तगाली सब गोवा में आए। तो गोवा में जो आए, तो जब तक गोवा में उन लोगों का, पुर्तगालियों का राज्य था, तब तक यह पोर्टुगीज जब तक रूल था, तब तक ये ऑफिशियल लैंग्वेज था। लेकिन आज के डेट में इट सीज टू एग्जिस्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। क्यों? क्योंकि एनेक्सेस, इंडिया ने इसे 1961 में एनेक्स किया। एनेक्सेशन मतलब उसको अधिग्रहित करके अपने गणराज्य, अपने टेरिटरी में मिला लिया। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रीटी होती है, यहाँ दोनों के बीच आपसी संधि होती है। पुडुचेरी के फ्रांसीसियों के साथ भारत सरकार की संधि होती है। उस संधि में एक प्रावधान दिया जाता है कि जब तक ये रहेगा वो फ्रेंच यहाँ की भाषा बनी रहेगी। लेकिन पुर्तगाल के साथ, गोवा के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि गोवा को हम लोगों ने उसे अधिग्रहित किया, भारत सरकार उसे एनेक्स किया। एनेक्सेशन 1961 में हुआ। अतः जैसे ही एनेक्सेशन हुआ, इट सीज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर एनेक्सेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहा। इसलिए चूंकि पुर्तगाली, पोर्टुगीज और फ्रेंच यहाँ आए थे, लोग सब ये ऑप्शन दे सकते हैं कि पोर्टुगीज इज स्टिल द ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आज की डेट में यह पोर्टुगीज जो है भाषा वो नहीं है गोवा के संबंध में। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एनेक्सेशन किया गया, उसको हम लोग जीते, उसको हम लोग अपने में मिलाया, हम लोगों ने संधि नहीं किया। गोवा में, पांडिचेरी में जो थे, वहाँ हमने संधि किया। संधि के प्रावधानों के तहत फ्रांसीसियों ने यह कहा कि जब तक यह स्टेट रहेगा, यूटी रहेगा, तब तक इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो आज के इस दोनों ही इम्पोर्टेंट हो गए, पुर्तगीज और गोवा। अब आते हैं लैंग्वेज के तहत में एक क्लासिकल लैंग्वेज शब्द आप सुनेंगे। क्लासिकल लैंग्वेजेस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह लैंग्वेज, इसको जानना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज जान गए, अब क्लासिकल लैंग्वेज बात है। व्हाट इज द क्लासिकल लैंग्वेज? व्हाट इज क्लासिकल लैंग्वेज? क्लासिकल लैंग्वेज से हमारा तात्पर्य वैसे भाषा से है, वैसे लैंग्वेज से है जो भारतीय संस्कृति को का रिपोजिटरी है, भारतीय संस्कृति को समाहित किए हुए है। इट इज भारत के प्रोफाउंड एंशियंट कल्चरल हेरिटेज, प्राचीन भारत के कल्चरल हेरिटेज को समाहित किए हुए वैसे लैंग्वेज जिसमें प्राचीनतम बातों को, कल्चरल, भारत के कल्चर्स के संबंध में वर्णन किया गया है, जिस मीडियम के द्वारा वर्णन किया गया, वैसे लैंग्वेज को इस श्रेणी में रखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज।
अब क्लासिकल लैंग्वेज का क्या क्लासिफिकेशन हुआ? तो अब अभी आप लोगों को मैंने बताया देयर आर 122 लैंग्वेजेस एज पर सेंसस 2011. Out of that, only 22 are scheduled languages or official languages recognized by the constitution. But now is a new concept, classical languages. Classical languages क्या क्या हुआ classification? अब out of these 22 and some other languages spoken and books written in that languages which are basically ancient cultural heritage का का द्योतक है, रिपोजिटरी है, उसके संबंध में इन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ 2004 में, और ये तमिल लैंग्वेज को Tamil language was the oldest language. Tamil was categorized, given the status of classical language in the year 2004. क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने की कार्यवाही 2004 से ही स्टार्ट होता है. इट बिगिंस विद दैट. सो इन दैट केस तमिल इज द फर्स्ट लैंग्वेज, इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सेकेंड, सब्सिक्वेंटली इसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस को रखा गया. 2005 में संस्कृत को रखा गया. 2008 में तेलुगु और कन्नड़ दो को रखा गया, इसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया. मलयालम को दिया गया 2013 में. 2014 में उड़िया को दिया गया. इस प्रकार 6 लैंग्वेज देखिए, तमिल एंड संस्कृत 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 लैंग्वेजेस हुए, ये सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेजेस. नाउ वी कम टू लास्ट ईयर ओनली, in the year 2023, 5 more languages were accorded the status of classical languages. So because of this fact, the classical language is important for your PT, and it is also important for your mains examination. So let us see in what are the languages they were accorded the status, they were conferred the status of classical languages. Recent update, it is अक्टूबर 23 में 2023 में 5 लैंग्वेजेस को दिया गया. मराठी, असमीज, बंगाली, पाली एंड प्राकृत. पाली एंड प्राकृत. ये पाली भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी टेक्स्ट हैं 15, उन सबों को संग्रहित किया गया. आज भी भगवान बुद्ध आज उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो उस समय थे. ग्लोबल इंपॉर्टेंस है भगवान बुद्ध की प्रीचिंग्स का, बुद्धिज्म का. इट इज स्टिल वेरी मच रिलेवेंट इन दिस एज ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर. वी इंडिया इज स्ट्राइविंग फॉर पीस एंड अहिंसा, एंड दिस हैज बीन टेकन only from the Buddhism. So you must learn all these 5 names of the at least 5 languages which have been included in the list of classical languages. So my dear friends, how many total, how many languages are there till now? 11. 6 plus 5. So total 11 languages are now classified as classical language. So हम लोग इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे. हो सकता है प्रश्न में ये क्वेश्चन रहे, प्रश्न ये मिल जाए आप लोगों को. आखिर में क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिफिकेशन करने का, क्लासिकल लैंग्वेज का बनाने का क्यों, इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था? हमारे पास तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे पास तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है. व्हाट वाज द एम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का क्या एम था? एम है टू सेफगार्ड लैंग्वेज, वैसे लैंग्वेज
जो कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज से संबंधित है, उसका संवर्धन करना और उसकी संरक्षण करना। संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिकोण से क्लासिकल लैंग्वेज में विभक्त किया गया। गवर्नमेंट के पास आखिर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज हम नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा कतिपय पैरामीटर्स को निर्धारित किया गया, अगर इस पैरामीटर्स में ये सब बैठते हैं तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज की उपाधि देंगे। तो जैसे वो हाई एंटीक्विटी, एंटीक्विटी मीन्स प्राचीनतम, बहुत प्राचीन होता है, 1500 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व का, आज से 1500 उसका उस समय ये किताबें सब लिखी गई हों, उस भाषा में ये किताबें पढ़ी हों। वैल्यूएबल लिटरेरी हेरिटेज, जिसका लिटरेचर वो काफ़ी वैल्यूबल हो। सेकेंड, ओरिजिनल होना चाहिए, ये जो लिटरेचर है वो ओरिजिनल होना चाहिए। फोर्थ, डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए फ्रॉम मॉडर्न फॉर्म्स। तो ये 4 क्राइटेरिया के तहत उस भाषा को, किसी भी भाषा को रखा जाता है, और जो इन चारों क्राइटेरिया में सफल होते हैं, टिक होते हैं, उसे ही क्लासिकल लैंग्वेजेस का, क्लासिकल लैंग्वेज की उपाधि दी जाती है, एंड दे आर अकॉर्डेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो ये सब तो ये आपके बीपीएससी में नहीं आएगा, ये क्या गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, ये सब प्रिलिमिनरी में नहीं आएगा। ये सब हो सकता है संभवतः ये मेंस का प्रश्न हो सकता है कि किन किन क्राइटेरिया के तहत क्लासिकल लैंग्वेज को रखा जाता है। इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, क्यों हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज रखने का, अभी हमने एम पढ़ा था, किस एम से, किस उद्देश्य से क्लासिकल लैंग्वेज है। अब इसको क्लासिकल लैंग्वेजेस में रखने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। मात्र 2 ही इम्पोर्टेंस है। पहला क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डिफरेंट है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, तरह तरह के विविध भाषाएं में लोग बोलते हैं। तो इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए उसको हाईलाइट्स करता है क्लासिकल लैंग्वेजेस। सेकंड, ये प्रिजर्वेशन का भी काम करता है, संरक्षण का भी कार्य करता है, प्रिजर्व करता है लैंग्वेजेस को। तो इस क्लासिकल लैंग्वेज में किसी भाषा को रखने से, उसके स्टेटस दिए जाने से 2 प्रमुख उसके महत्वपूर्ण अवयव हो जाते हैं। पहला, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट हाईलाइट्स, भारत के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बताता है। सेकेंड, उस भाषा का प्रिजर्वेशन हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ा, हमने क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ा, और साथ ही साथ सेंसस 2011 के आधार पर कितने लैंग्वेज थे उसे पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल में है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। और उन सभी तथ्यों को मैंने बहुत शॉर्ट में आप सबों को समझाने की कोशिश किया है। उन सभी तथ्यों को जो मैंने लिखा है उसे ज़रूर आप सभी याद रखेंगे, वो बहुत काम का चीज़ है। और आज के इस सेशन के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, चेंज योर हैबिट, हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। यू कैनॉट चेंज फ्यूचर। आप सभी अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर बन के आया हुआ है। हम सब ये कहते हैं कि मेरे लक में नहीं है, मेरे ये नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट। you can change your future by changing your habit. That's why, my dear friends, you must remember this thing. You cannot change your future, but you can change what is habits, and surely your habits will change your future. Habit is the second nature of man. अगर आपका हैबिट बदल गया कि चलो हम सवेरे उठे, पढ़ें, हमें 12 घंटा पढ़ना है, तो धीरे धीरे दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर नेचर, एंड दैट नेचर लीड्स टू ए वेरी गुड फ्यूचर. सो चेंज योर हैबिट, बैड हैबिट्स. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.